हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं AHN थर्ड सेमेस्टर RHS का जो AHN का पेपर है उसका आंसर कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आंसर लिखने के लिए आपको शॉर्ट टिप्स का ध्यान रखना होगा। कितने पॉइंट्स हैं नॉर्मली जो एक अच्छे आंसर राइटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके एक अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको आंसर लिखने के लिए इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स या क्लासिफिकेशन। जो भी कोई क्वेश्चन आता है उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन जरूर लिखना है। इटियोलॉजी मीन्स जो उसका एग्जैक्ट रीज़न है, किस वजह से कोई डिजीज कंडीशन पैदा हुई है उसके बारे में लिखना होता है। कॉजेज, उससे रिलेटेड फैक्टर्स जो आते हैं इनकी वजह से भी कोई डिजीज कंडीशन पैदा हो सकती है, या फिर इन कारणों की वजह से डिजीज कंडीशन ऑब्टेन होती है, वो कॉजेज के अंदर आता है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ है रिस्क फैक्टर। देखो, रिस्क फैक्टर क्या होता है? वो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इन फ्यूचर डिजीज कंडीशन पैदा कर सकते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट सिगरेट स्मोकिंग करने से या फिर पैसिव स्मोकिंग हो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। तो एक फोर्थ पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में आप बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? कोई भी डिजीज कंडीशन है वो किस प्रकार से डेवलप होती है, वो सारी स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी, वो कैसे एक छोटी सी कॉज की वजह से एक बड़ा कॉजेज की वजह से एक बड़ी डिजीज़ का रूप ले लेती है, वो सारी जो उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आएगी। तो फिफ्थ पॉइंट अपना पैथोफिजियोलॉजी लिखना होता है। उसके बाद में अपन लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिनको हम साइलेंट सिम्टम्स के बारे में बोलते हैं। तो कोई भी डिजीज़ है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं किसको? जो रीजंस जिसकी वजह से डिजीज़ पैदा हुई है, तो फिर वो अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाते हैं। एक किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से अपनी बॉडी का कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, उस सिस्टम की वजह से क्या क्या अपन को लक्षण दिखाई देते हैं, वो सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आते हैं। इनके बाद में आता है 7 पॉइंट डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। कोई भी डिजीज़ कंडीशन पैदा हुई है, अब उसको डायग्नोस करने के लिए अपन कौन कौन से टेस्ट यूज़ में लेते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, CBC, ब्लड ग्रुप चेकिंग। तो जो भी जितने भी टेस्ट होते हैं ना सिस्टम रिलेटेड, जैसे कि अगर आप देखा जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम की डिजीज़ है, तो उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं आप उन सबको इसके अंदर लिख सकते हो। एक बार डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में अब हम करेंगे मैनेजमेंट में आता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट नॉर्मली हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो फिजिशियन या फिर डॉक्टर है, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाता है उनको एडमिनिस्टर करते हैं। कोई जो भी प्रोसीजर होता है वो करते हैं। सैलाइन या फ्लूइड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा जो सर्जिकल प्रोसीजर किया होता है उसको राइट डाउन करवाते हैं। मेन फोकस होता है अपने नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप इसके अंदर जो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस उसका गोल, इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें होती है। तो जितनी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, टाइप्स, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, मैनेजमेंट में भी जो जो आपको मैनेजमेंट दिखाई दे रहे हैं वो सारे, अगर आप इन सबको राइट डाउन करके आओगे तो आपका जो भी बड़ा क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, उसमें 10 में से 10 या फिर 10 में से 9-8 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आगे इन्हीं पॉइंट्स को एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और हर एक पॉइंट को अपन आगे जाकर डिस्क्राइब करते हैं। अब क्वेश्चंस के एक बार ये देख लेते हैं कि AHN जो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, पहले जैसे जो ईयर वाइज सिस्टम था उसके अंदर RHS में MSN के नाम से पेपर आता था। अभी AHN कर दिया है उसको अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जो थर्ड सेम के अंदर एक मेन सब्जेक्ट है, एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि AHN के अंदर क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं RHS के पेपर में। एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग ऐसे का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। बाकी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो हम भाई लॉन्ग ऐसे में क्या लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो उसमें क्या लिखना है, वेरी शॉर्ट में क्या लिखना है, कितने पेज लिखते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि बॉस या फिर सर आप पेजेस कितने भर के आए,
क्योंकि वेट कॉपी के अंदर लिखना कितना है, क्या लिखना है, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो हम देखते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखना है और कितना लिख के आना है, एमसीक्यूज को कैसे करना है, इन सब के बारे में देखते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का टाइप के अंदर देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, तो कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अपन 7 से 8 पेज भर के आना है। कितने पेज भर के आना है? 7 से 8 पेज। इनके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, ईटियोलॉजी, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स ऊपर दिखाए थे ना, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे साइन एंड सिम्टम आ गया, पैथोफिजियोलॉजी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, एक होता है एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान। एनसीपी कब बनानी है, जब कुछ, ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि एनसीपी कब बनानी है, नर्सिंग मैनेजमेंट कब किस टाइप में लिखना है। इन सब के बाद में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अब हम नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो किसी भी पेशेंट की एक अपन ट्रीटमेंट जब उसको प्रोवाइड करवाते हैं तो नर्सेज का रोल या फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत एक क्रूशियल इफेक्ट होता है। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आप अगर 5 से 10 पॉइंट लिख के आओगे ना, तो आपको एक अच्छे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सब के बाद में अगर उस डिजीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशन है, 1 या 2 कॉम्प्लिकेशन, तो आप लास्ट में उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लिख के आ सकते हो। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में वो इंट्रो, डेफिनेशन, टाइप, कोज, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, एनसीपी इसमें नहीं बनानी होती है। देखिए, क्योंकि 4 से 5 पेज के अंदर कवर करना है। अगर आप एनसीपी बनाने बैठोगे ना, तो आपके एक पेज के अंदर तो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने में आएगी, फिर 2 एनसीपी बनाओगे, 2 पेज उसके अंदर चल जाएंगे, तो 3 पेज तो आपके वैसे खराब हो गए। तो फिर क्या आप 2 पेज के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, कोज, ये सारी चीज़ें कवर कर पाओगे? तो ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती है, तो फिर अपन को पेज भी देखने होते हैं। भाई कॉपी के अंदर ओनली 14 पेज 40 पेज आते हैं, 40 पेजेस आते हैं, 40 पेज आते हैं, सॉरी मैंने 14 बोला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कवर करने के लिए 4 से 5 पेज के अंदर अपन को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होता है। तो उसके लिए अपन इसमें क्या करते हैं, एनसीपी नहीं बनाते हैं। इसके अंदर एनसीपी को छोड़ के नर्सिंग मैनेजमेंट शॉर्टली लिख देते हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं इनको एक्सप्लेन करके लिखा जाता है, ठीक है। अब नर्सिंग, इसके बाद में वेरी शॉर्ट जो टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर कितने पेज भरने होते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में 2 पेज, कम से कम 2 पेज भरो, बहुत बेस्ट है। सभी जो कंडीशन सारी जो ऐसे टाइप में या शॉर्ट टाइप में जो अप्लाई की गई ना, उन सभी कंडीशंस को एक शॉर्ट ओवरव्यू टाइप में यहाँ पर 2 पेज के अंदर कवर करके लिख दिया जाता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन का तो आपको पता है, किसी एक सिंगल को एमसीक्यू के अंदर तो चूज करना होता है, तो वो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपने डीपली स्टडी की है तब जाकर ही आप एमसीक्यूज कर पाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज़ को अपन एक्सप्लेन करते चलेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और बाकी अदर उन चीज़ों के अंदर क्या लिखना होता है, जैसे ईटियोलॉजी में क्या लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे, इसमें डिजीज़ कंडीशन का बेसिक इंट्रो लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी डिजीज़ कंडीशन ली, जैसे कि हार्ट अटैक ले लो, ब्रेन हेमरेज ले लो, ब्रेन इंजरी ले लो, तो उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे कि वो किस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, ओके, और किस ऑर्गन को इफेक्टिव करती है, किस एज ग्रुप में पाई जाती है, और डिजीज़ का ओवरव्यू 2 या 3-4 लाइन के अंदर कंप्लीट कर देना है। जैसे कि कोई भी डिजीज़ है वो किस सिस्टम से रिलेटेड है, वो उसके बारे में लिखना है, किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, किस एज ग्रुप में पाई जा रही है, और डिजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में लिख करके एक इंट्रोडक्शन बेसिकली अपन को दे देना है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपन सेकंड पॉइंट पे, डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन में करने क्या है, इसमें डिजीज़ कंडीशन में क्या होता है, मतलब होता क्या है एक्चुअली में, होता क्या है उस डिजीज़ के अंदर, उसके बारे में लिखा जाता है। एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाती है कि कम से कम 2 डेफिनेशन तो होनी चाहिए कम से कम। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी डिजीज़ है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस वजह से होता है, वो एक प्रॉपर वे में लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट पे आता है अपन टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन के बाद में यदि डिजीज़ कंडीशन के टाइप है तो उनके बारे में 5 से 6 लाइन्स लिखे होते हैं। अगर आप देखो टाइप और क्लासिफिकेशन के चार्ट में भी बनाओगे ना, तो बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे कि अपने
डिजीज़ का नाम लिखा, उसमें एरो लगा करके आप लिख रहे हो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, अगर उनके भी सब टाइप है तो उनके नाम लिख दो, ठीक है। एक पेज में आपका ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में आप सेकंड पेज के अंदर A, V ऐसे सब टाइप अगर है तो, या फिर 1 2 3 ऐसे डाल के कि जिसे टाइप का नाम लिखा, उसके बारे में आप कुछ लिखोगे 2 या 3 लाइन, तो वो बहुत एक अच्छा ओवरव्यू देता है एग्जामिनर को। एग्जामिनर उसको देख करके अच्छा मार्क्स, एक अच्छे नंबर देता है। तो टाइप एंड क्लासिफिकेशन के बारे में ज़रूर लिखना है। अगर है किसी डिजीज़ का क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर लिख के आना है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ईटियोलॉजी एंड कॉजेज। ईटियोलॉजी क्या होती है? डिजीज़ किस कारण से हो रही है, डिजीज़ एक्चुअली में कोज क्या है उसका, उसको अपन बोलेंगे ईटियोलॉजी, है ना। वो सारे कारण यहाँ लिखे जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, स्वेलिंग, इंजरी, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर मैंने आपको ऊपर बताया था कि रिस्क फैक्टर एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो ईटियोलॉजी कॉजेज से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है? ये वो होते हैं जिनकी वजह से भविष्य में कोई डिजीज़ कंडीशन पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई। पैदा हो सकती है, हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हो ही सही, हो सकती है, ये है। फिफ्थ नंबर पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। डिजीज कंडीशन से हमारी बॉडी में क्या बदलाव आता है? कोई डिजीज हुई, एक्चुअली में सारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, बॉडी के जो जितने सिस्टम है वो सारे नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई, हमको कोई डिजीज़ हो गई, जैसे फीवर हो गया मान लो। अब फीवर की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे लेथार्जी है, वीकनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो वो क्या साइन सिम्टम, क्या प्रभाव पड़ रहा है बॉडी के अंदर, वो किस में आएगा? साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आएगा। इसके बाद अपन लिखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो डिजीज़ कैसे डेवलप होती है, उसके मतलब स्टार्टिंग फेज से लेकर के एंडिंग फेज, जो एक क्रॉनिक फेज ले लेती है डिजीज़, उसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी में लिखा जाता है। अब पैथोफिजियोलॉजी हर क्वेश्चन के अंदर लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी आती है या फिर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि पैथोफिजियोलॉजी राइट डाउन, ठीक है, तो आप पैथोफिजियोलॉजी वहाँ पे लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो इसको आप एस्केप कर सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको नहीं आती है तो। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मार्क्स बढ़ेंगे ही, इसे कटेंगे नहीं। अगर आप लिख के आते हो तो बहुत बेटर है, बट अगर आपको नहीं भी आता है, नहीं भी लिख पाते हो आप, तो कोई एज ए इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है, ठीक है। 7 पॉइंट इसमें आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। डिजीज़ की, अब जैसे मान लो कि कोई भी डिजीज़ हुई, ठीक है, अब उसकी आपको कैसे पता चलेगा कि क्या डिजीज़ हो रखी है? तो उसके जो चेकअप करवाओगे आप, तो क्या क्या टेस्ट करवाओगे भाई? अगर कोई भी डिजीज़ है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट करवाओगे, वो सारे टेस्ट यहाँ पे लिख दो आप। आपको जो भी जितने भी टेस्ट, जो डिजीज़ है उसके सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टेस्ट आपको याद आ रहे हैं, जैसे एक्सरे है, USG है, MRI है, CT स्कैन है, CBC है, ब्लड ग्रुप जाँच है, और एंजियोग्राफी है, जो भी, जैसे मान लो कि कार्डियो से रिलेटेड है तो उसमें एंजियोग्राफी है, और एक्सरे, USG है, MRI है, CT स्कैन है। तो ये सारे टेस्ट जितने भी टेस्टों के नाम है सारे लिख सकते हो। अब इसमें अगर आपको मार्क्स ज़्यादा लेके आना है तो क्या करना है, जो टेस्ट है वो किस काम के लिए है, फिर उससे क्या फाइंडिंग होगी वो लिख सकते हैं थोड़ा सा। जैसे USG है तो USG क्या दिखाएगा, एक्सरे उससे वो एक्सरे किसके लिए कर रहे हैं, क्या चेक करने के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो जैसे इसी बीच से अपन किसके लिए करते हैं, इन्फेक्शन की जांच करने के लिए, या फिर ब्लड ग्रुप क्या है उसके लिए। ये सब लिखने से पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग। ये हर क्वेश्चन के अंदर आप जब भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखो तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग अवश्य लिखें, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट पे, मैनेजमेंट पे। देखिए अभी तक जितना कुछ पढ़ा ना आपने, जितने भी पॉइंट 7 पॉइंट्स तक, ये है 5 मार्क्स का वेटेज, और जो 5 मार्क्स है ना वो आपको ओनली सिर्फ मैनेजमेंट देख के जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट को समझना कि मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, और मैनेजमेंट की वजह से मार्क्स इतने क्यों मिलता है, क्योंकि नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट तीन टाइप्स में किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ हम लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखिए मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या लिखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट जो अपना फिजिशियन, जो डॉक्टर है, उसके द्वारा जो पेशेंट को जितने भी ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिजीज़ कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसके क्योर करने के लिए, उन सभी के नाम, उनकी डोज और रूट कौन सा है, कोई भी ड्रग किस रूट से और कितनी डोज दी जा रही है, जैसे कि
पैरासीटामोल एडमिनिस्टर की है हमने कितनी 500 mg, कौन से डोज से, कौन से रूट से, ओरल रूट से, ठीक है। तो उसके बारे में लिख देंगे। IV फ्लूइड है जैसे कि NS है, एडमिनिस्टर NS शुड बी नॉर्मल सलाइन, ठीक है। NS 500 शुड बी एडमिनिस्टर बाय IV रूट प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब सेकंड पॉइंट पे आता है अपन सर्जिकल मैनेजमेंट पे। अब डिजीज़ कंडीशन है, कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसके अंदर अपने सर्जिकल प्रोसीजर किया है, तो कोई भी सर्जरी की गई है पेशेंट की, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर कोई भी अप्लाई किया गया है, तो उसके बारे में जितना भी जो कुछ है वो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। अब बात करते हैं अपन सबसे बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका कम से कम 4 से 5 मार्क्स देखे जाता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में करते क्या है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे उसमें आप बनाओगे नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट ऑफ पेज के अंदर आप कम से कम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाइए डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस बना दी, उसके बाद में आप लिखिए एक नर्सिंग डायग्नोसिस उठाइए अपने कोई सी भी, उसके नीचे उसका लिखा गोल। फिर गोल लिखने के बाद में आपने उसका प्लानिंग लिख दिया, और आप 2 या 3 आपको 4 आते हैं, 4 इंटरवेंशन लिख दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। जैसे कि कोई भी 4-5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई पहले एक पेज के अंदर, फिर एक फर्स्ट नंबर की नर्सिंग डायग्नोसिस उठाई, उसका गोल लिखा, उसका आउटकम लिखा, उसकी प्लानिंग लिखी, उसके बाद में उसका इंटरवेंशन लिख दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ कंप्लीट हुई, फिर सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस उठाएंगे, उसका गोल लिखेंगे, उसकी प्लानिंग लिखेंगे, उसका इंटरवेंशन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 नर्सिंग डायग्नोसिस का आप नर्सिंग मैनेजमेंट बना सकते हो। स्टार्टिंग में 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना कंपलसरी है, ध्यान रखना। 3 तो कम से कम जो मतलब एग्जैक्ट है, जो सिस्टम रिलेटेड है, और 2 आप एंजाइटी से या फिर डाइट डेफिसिटरी लिख सकते हो, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में ये जो डायग्नोसिस वाला प्रोसेस है ये अलग है, और नर्सिंग केयर प्लान में क्या लिखते हैं। देखिए, अगर नर्सिंग केयर प्लान कब बनाते हैं, जो ऐसे वाला आपका क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट टाइम पे बताया था कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर क्या किया जाता है कि उसमें आपको एज ए लिखा होगा नर्सिंग केयर प्लान के बारे में कि आपको NCP या नर्सिंग केयर प्लान बनाना है या नहीं बनाना है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो ज़रूर लिखें। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको नर्सिंग केयर प्लान ज़रूर से ज़रूर बनाना है। ये नर्सिंग केयर प्लान बनाना कंपलसरी मान लो आप। अब नर्सिंग केयर प्लान के अंदर क्या करते हैं, आपको कॉलम वाइज बनाना है, ठीक है। अब उसमें आप लिखो फर्स्ट कॉलम के अंदर असेसमेंट में 2 असेसमेंट आएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है, जो पेशेंट अपन नर्सिंग स्टाफ को आकर के बताता है वो होता है, जो पेशेंट खुद बताए अपने बारे में, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो आता है सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या आता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक नर्सिंग स्टाफ जो ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो हमने पहले बना रखी है, या फिर जो डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, वो अपन नर्सिंग डायग्नोसिस वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे, सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम बनाएंगे अपन प्लानिंग है गोल का, कि नर्सिंग डायग्नोसिस बना दी, उसका गोल क्या है। जैसे कि मान लो कि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई अपन ने, डायरिया की कंडीशन है कोई, और उसमें क्या हो रखा है, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो डिहाइड्रेशन को कब रिड्यूस करना है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को जो रिड्यूस करना है उसके लिए अपन प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग करने के बाद में उसमें क्या रहता है, इंटरवेंशन। भाई गोल लिख दिया कि रिड्यूस द डिहाइड्रेशन एंड एनहेंस द कंडीशन ऑफ पेशेंट। अब इसके इंटरवेंशंस क्या बनाएंगे, इंटरवेंशन वो होते हैं जो अपन पेशेंट को जो भी केयर प्रोवाइड किया करते हैं ना, जैसे कि उसमें उसको एक प्रॉपर पोजीशन अगर अपन ने प्रोवाइड की, डॉक्टर ने जो IV फ्लूइड बताया है वो एडमिनिस्टर किया, ORS दिया उसको, पेशेंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया करवाया, ये सारी चीज़ें इंटरवेंशंस के अंदर आएगी, ठीक है। अब जब अपन करवा देते हैं ना, वो चीज़ आती है इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन दोनों सेम कंडीशन है, बट इंटरवेंशन के अंदर क्या होता है कि वो चीज़ बताई जाती है और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है, ठीक है। एक पॉइंट आता है रेशनल क्या होता है कि क्यों करवा रहे हैं, उसका रीजन है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपने डीप में पढ़ा हुआ है तो आपको आएगा, वरना वैसे आपको नहीं लिख पाओगे, तो आप इसको एस्केप कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। आप इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन के बाद में डायरेक्ट इवाल्युएशन लिख दो। इवाल्युएशन में क्या लिखना है आपको, कि द पेशेंट फील बेटर, ठीक है, इतना लिख देना है।
अब हम बात करते हैं नर्सिंग केयर फॉर एनी प्रोसीजर। देखिए नर्सिंग केयर प्लान बनाने के बाद में अगर से सर्जरी का प्रोसीजर दिया हुआ है ना, कुछ आया है क्वेश्चन के अंदर सर्जिकल, हमने कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया हुआ है, तो सर्जिकल प्रोसीजर किया हुआ है तो उसकी आपको नर्सिंग केयर लिखनी पड़ेगी। तो नर्सिंग केयर के अंदर कोई ऑपरेशन किया है मान लो, तो उसमें प्री ऑपरेटिव केयर लिखनी होती है, एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिखनी होती है। तो प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या क्या आता है, वाइटल चेकअप हम लिखते हैं, उसके वाइटल साइंस के बारे में, पोजीशन क्या प्रोवाइड की, पोजीशन क्या है पेशेंट की, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की है उसके बारे में लिखते हैं। रिक्वायर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को क्या होता है कि कोई भी जैसे कि अब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो उसके बारे में लिखना होता है, रिक्वायर्ड कौन सी ड्रग दी है। रिटर्न कंसेंट लेते हैं अपन पेशेंट से कि आपको भी कोई प्रोसीजर किया जाएगा आपके ऊपर, तो इसके बारे में आप कंसेंट, रिटर्न कंसेंट ले लो, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या लिखते हैं, वही वाइटल चेकअप, डाइट क्या देनी है पेशेंट को उसके बारे में लिखा जाता है। रिक्वायर्ड ड्रग कौन कौन सी है, पोजीशन क्या रहेगी पेशेंट की, क्या पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को उसके बारे में, साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को उसके बारे में लिखा जाता है। इनके बाद में एक आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये है कि नर्सेज की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट के रिलेटेड, उसमें चेक वाइटल साइंस, पोजीशन, डाइटरी चार्ट क्या रहेगा पेशेंट का, ऑब्जर्वेशन, रूटीन, मतलब रूटीनली आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, करना रहेगा, उसके बारे में लिखना है, जैसे 6 आवरली करना है, 4 आवरली करना है, उसको ऑक्सीजन देना है, क्या चेकअप करना है उसके, उन सब के बारे में। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड लास्ट में अपन पेशेंट को क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अपना AHN का कि पेपर के अंदर लिखना क्या है। देखो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप लिख के आओगे तो आपको 80 में से कम मैं गारंटी देता हूँ 70 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि लिखना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, टाइप एंड क्लासिफिकेशन लिखना है, ईटियोलॉजी कॉजेज लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी आप एस्केप कर सकते हो अगर नहीं आता है तो, अगर आपको एग्जैक्टली आता है तो आप लिख सकते हो, आपके पास टाइम है तो लिख सकते हो, पेजेस है आपके पास तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम आपको कम से कम 10 या फिर 5 से 10 के बीच में ज़रूर से ज़रूर लिख के आना है। 5 से कम तो बिल्कुल नहीं लिखना है, 5 से ज़्यादा लिखना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आप फर्स्ट लिखोगे फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, उसके बाद में सिस्टम से रिलेटेड जितने भी है 5-6, कम से कम 6 से 7 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट लिख के आओ। और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सको ना तो ज़रूर आप लिख के आओ कि CBC किस लिए किए, तो रिलेटेड मतलब आगे ड्यू टू चेक फॉर ऐसे लिख करके कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सिस्टम से रिलेटेड है, जो जिसके लिए आप कर रहे हो। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट आपको बताया मैंने, सर्जिकल मैनेजमेंट बताया, एक नर्सिंग मैनेजमेंट बताया। मेडिकल मैनेजमेंट में मतलब ड्रग और फ्लूइड्स के बारे में आएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो आप सर्जरी प्रोसीजर करवा रहा है डॉक्टर या फिर जो भी सर्जिकल प्रोसीजर डिजीज कंडीशन के अंदर किया जा रहा है उसके बारे में लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप 2 प्रकार से कर सकते हो। अगर नर्सिंग केयर प्लान दे रखा है तो आपको NCV बना करके डिब्बे वाला बनाना, जिसमें आपको असेसमेंट, फिर उसके बाद में डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर उसके बाद में गोल, फिर इंटरवेंशन में इम्प्लांट करना है इंटरवेंशन को, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। उसके बाद में आपको इवाल्यूएशन कर देना पेशेंट का। ठीक है, ये हो गया आपका सब कुछ, मैंने आपको कवर करवा दिया शॉर्टली। ठीक है, थैंक यू।